हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटीट्यूड एकेडमी। मेरा नाम है विपुल पांडे सर। हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो नए नए लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जानी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबानी है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन जाएगी जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा था और रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइड था। एक क्या था, एक था सर्कुलर मोशन, है ना, और एक क्या है, एक है रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हमारा लास्ट है ना, वन शॉट में हमने इसको खत्म किया था आज, है ना। वन शॉट में हम लोग क्या खत्म करेंगे, रोटेशनल मोशन का रिवीजन। ठीक है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो एक वन शॉट वीडियो कर रहे हैं इसका। ठीक है, चलो देखो रोटेशनल मोशन होता क्या है। जब भी मैं आपको रोटेशनल मोशन की बात करूंगा, रोटेशनल मोशन में जो भी बॉडी होगी, रोटेशनल मोशन में जो भी बॉडी होगी, ठीक है, उस बॉडी को हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी मतलब जिनके पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, जिसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर का शेप मैं चेंज नहीं कर सकता, इसके पार्टिकल का जो बीच का डिस्टेंस है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। इस चैप्टर में जब भी मैं बॉडी बोलूंगा तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि सर ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो अगर कोई बॉडी घूम रही है ना, अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है, किसी बॉडी के पास मोमेंट है, कोई बॉडी, कोई इनर्शिया, बॉडी है मतलब क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, किसी इनर्शिया के पास अगर मोमेंट है तो किसी ना किसी एक्सिस से घूमेगा वो। ठीक है, अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई एक्सिस होगी ना, जहां से वो रोटेट करेगा। तो किसी अगर इनर्शिया के पास है ना मोमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी बॉडी का अलग होगा, किसी और बॉडी का अलग होगा। अलग शेप है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो सकता है, अलग एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा वो स्पीड से घूमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको ये पता करना है सर, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को हम पहचाने कैसे कि कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा रोटेशनल मोशन है। ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सिस बाहर होता है और बॉडी उस एक्सिस के अलोंग घूमती है। जैसे ये बॉडी इसके अलोंग घूम रही है। ठीक है, तो इसमें एक्सिस कहां है सर, बॉडी के बाहर है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो एक्सिस होता है वो बॉडी के अंदर होता है ना। अगर बॉडी इस तरीके से घूम रही है, जैसे मैंने अब यहां पे इस मार्कर को यहां से पिवोट कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये मार्कर यहां से घूम रहा है, तो मतलब क्या है सर, ये इस एक्सिस से घूम रहा है और वो एक्सिस बॉडी में से ही पास हो रही है। या अगर मैं यहां पिवोट कर दूं, अब अगर बॉडी यहीं पे घूमे ऐसे, है ना, तो सर एक्सिस कहां है सर, बॉडी के अंदर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है ना, इसका मतलब वो बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर है, ठीक है, और बॉडी ऐसे घूम रही है, ये बॉडी और ये इसके इस एक्सिस के लॉन्ग घूम रही है, तो ये मोशन कौन सा होगा सर, सर्कुलर मोशन। दोनों में फर्क है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर होता है, रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब किसी बॉडी का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे पता चलेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब मैं अगर कोई रैंडम बॉडी ले लूं, कोई ठीक है इरेगुलर एक बॉडी ले लूं, अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वैसे सबसे पहले एक्सिस पता होनी चाहिए सर, कौन से एक्सिस से घूम रहा है। सपोज मैंने एक पार्टिकल ले लिया, एक पॉइंट ले लिया सर, इस पॉइंट से इसका एक्सिस है। ठीक है, सपोज ये पार्टिकल है, ये पूरी बॉडी है। ठीक है, और मैं इस पूरे पार्टिकल ये परपेंडिकुलर एक्सिस में लगा दिया, है ना, इस पॉइंट से। अब मुझे इस पॉइंट से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी बॉडी का। अब सर ये बॉडी अगर रिजिड है, ठीक है, तो इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी होगी सर। ठीक है, सभी एटम से बनता है। सपोज ये एक पार्टिकल जिसका मास m1, ये एक पार्टिकल जिसका मास m2, ऐसे ही। ठीक है, ये n पार्टिकल से बनी होगी,
तो आखिरी वाले पार्टिकल का मास कितना होगा, mn होगा। अब इन सभी जो पार्टिकल, ये जो सभी पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल, लास्ट वाले पार्टिकल का मास कितना हो गया, mn, ठीक है। तो ये पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा ये होगा r1 पकड़ लिया, इसका डिस्टेंस क्या होगा, r2 होगा, और इसका डिस्टेंस क्या होगा सर, सपोज rn हो गया, है ना। तो n पार्टिकल्स से बॉडी बनी हुई है, सभी का मास ले लिया और हमने सभी का डिस्टेंस ले लिया, और ये सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे बॉडी ही इस एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। जब बॉडी ही परपेंडिकुलर है तो इसमें जितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका सभी का डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम, परपेंडिकुलर ले लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंशियल की बात कर रहे थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का आप किसी एक्सिस के अलोंग निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज डिफाइंड एज द, ठीक है, सम ऑफ, क्या है सर, ये सम होगा, ये क्या होगा, सम किसका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, mass of each particle and square of perpendicular distance and square of perpendicular distance, ठीक है, perpendicular distance of it from axis of rotation, from axis of rotation, इसके बीच में सर सभी पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, बॉडी में जितने पार्टिकल है सभी का मास ले लेंगे, है ना, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर, तो स्क्वायर ऑफ, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ऐसे सर मैंने पहले पार्टिकल किया, ऐसे ही दूसरे पार्टिकल किया, और ऐसे ही इसमें जितने पार्टिकल्स है सभी पार्टिकल किया सर, और सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड। तो डेफिनेशन क्या हुआ, है ना, डेफिनेशन क्या हुआ, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, सम है ना सभी का, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन, क्या बोलेंगे इसको, समेशन, ठीक है। समेशन किसका सर, प्रोडक्ट ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला मैं लिखता हूं, जैसे इसको लिख दूंगा MI/RI स्क्वेयर, वेयर I की वैल्यू क्या है, 1 up to n, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि पहले I की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे 1 1, सम है, सम मतलब क्या हो गया, प्लस, अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 2 2 रखो, उसके बाद फिर सम, ठीक है, उसके बाद 3 3 रखो, उसके बाद फिर क्या रहेगा, सम, ऐसे कितने आ जाएंगे सर, कहां तक, n तक, ठीक है। तो ये और ये क्या है, सेम चीज। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। किस तरीके से सर, कि हम लोग क्या ले लेंगे, इस पूरे रिजिड बॉडी का एक पॉइंट मास ले लेंगे, सपोज dm, है ना सर। एक तो डेफिनेशन पढ़ ली ना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और डेफिनेशन, ठीक है, या एक और फॉर्मूला आप बोल सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, एक पॉइंट मास लेंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट मास का जो मास है उसको सपोज dm बोलते हैं, बहुत स्मॉल मास है इसलिए dm ले लिया है, ठीक है, और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ले लिया, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेट करोगे सर किसको, पॉइंट मास को इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, जो पॉइंट मास है ये इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा सर, बड़ा मास, ठीक है। तो सर अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इतना देखूं तो सर एक छोटे से मास का आएगा, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद ये पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ में आया, इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं सर, छोटे वैल्यू को बड़ा कर सकते हैं जितनी वो है। क्लियर है सभी को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये एक फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और फॉर्मूला होता है जो आता है रेडियस ऑफ गायरेशन से। अब रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब होता है, रेडियस है सर, रेडियस मतलब क्या हुआ सर, डिस्टेंस ही हुआ, रेडियस मतलब क्या हुआ है, डिस्टेंस ही हुआ है। जैसे यहां पे मैंने एक बॉडी ले ली, अब इसका सपोज ये एक्सिस ले लिया,
अब ये पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास बनेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब जहां से मैं पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस बॉडी का, इस पूरे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। यहां पे पूरे बॉडी का मास, सपोज इस पूरे बॉडी का मास कितना है सर, m, तो ये पूरे बॉडी का मास यहां कॉन्सेंट्रेट हो गया, है ना। और ये मास से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब हुआ क्या, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। या रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, टू द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर सुनो, देखो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब कैसा डिस्टेंस, कहां से कहां तक, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, कहां तक, जहां पे उस पॉइंट तक का, है ना, जहां पे पूरा मास क्या होगा, बॉडी का कॉन्सेंट्रेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखो एक और फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मास, है ना, उस पॉइंट का मास जहां पूरा बॉडी का मास क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट। समझ में आया, तो मास तो पूरा ही हो गया ना, मास इनटू क्या रहेगा सर, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। और आप देखेंगे सभी के यूनिट्स क्या रहेंगे, सेम, है ना। इसका भी यूनिट क्या रहेगा सर, मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस का यूनिट सर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या रहेगा, मास, ठीक है, केजी, है ना, ये डिस्टेंस है सर मीटर स्क्वायर, ये भी केजी मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होगा, तीन तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैं डिस्क ले लेता हूं, सर मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि सर अलग अलग शेप रहेगा, तो अलग अलग शेप के लिए सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी क्या होगा, अलग अलग। अब सपोज डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डिस्क एक शेप हो गया, है ना, ये डिस्क ले लिया हमने, ये डिस्क ले लिया सर, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस सर सेंटर से ही पास कर दिया मैंने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर सेंटर से निकालना है ना। और ये डिस्क सर सॉलिड है, पूरा कंप्लीटली फुल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में हॉलो है, हॉलो नहीं है, ठीक है, सॉलिड डिस्क है, ठीक है, बीच में पूरे पार्टिकल्स है। तो मुझे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि सर मैं तीन तरीके से निकाल सकता हूं। तो एक तरीका ये भी है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, स्मॉल मास ले लिया और उसी मास का सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सर अब ये डिस्क का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या लूंगा, एक एलिमेंटल रिंग ले लूंगा। ये सपोज एलिमेंटल रिंग हो गई, एलिमेंटल रिंग मतलब बहुत, इसका एक है ना सबसे छोटा रिंग। सर ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग से ही तो बनी है ना। देखो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ऐसे रिंग रिंग करते करते, है ना, डिस्क किससे बनी है सर, मैं बोलूंगा ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये रिंग है ना, ऐसे रिंग से होते हुए क्या बन गया, ऐसा पूरा डिस्क बन गया। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंटल रिंग ले लिया, ठीक है। अगर पूरे डिस्क का मास कैपिटल M है, तो इस डिस्क का मास क्या होगा, dm, एलिमेंटल रिंग है ना, ठीक है। पूरे डिस्क का जो रेडियस है ये कैपिटल R है, ठीक है। तो अब इस डिस्क का रेडियस कितना होगा, स्मॉल r, ठीक है। अब इस डिस्क की जो विड्थ हो गई, इस डिस्क की जो विड्थ हो गई वो हो गई dr। अब मुझे क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। सर एलिमेंटल रिंग ले लिया है ना, फॉर एलिमेंटल रिंग के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं सर, फॉर एलिमेंटल रिंग, फॉर एलिमेंटल रिंग, ठीक है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा, एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होगा सर, डी है, स्मॉल रिंग का है ना, क्या रहेगा सर, dm इंटू आर स्क्वेयर। पर अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, तो क्या करेंगे, तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, इंटीग्रेट।
जब छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करेंगे सर डी आई को। तो डी आई मतलब क्या हो गया, dm इंटू आर स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए सर, dm की चाहिए। ठीक है, और ये रेडियस है ना, कहां से कहां तक रहेगा इसका लिमिट। तो सर ये जो एलिमेंटल रिंग कहां से शुरू हुआ, जब रेडियस क्या था 0, और कहां तक पहुंचा, जब रेडियस क्या है सर कैपिटल आर। तो इसके लिमिट्स तो हमने डिसाइड कर लिए। अब डीएम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फॉर एलिमेंटल रिंग, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन एरिया। क्यों, डिस्क है ना, डिस्क है मतलब 2 डायमेंशन, तो एरिया होगा। 3 डायमेंशन होता तो वॉल्यूम होता। ठीक है, तो मास अपॉन क्या हो गया, एरिया। देयरफॉर अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो क्या करूंगा, सरकमफ्रेंस इंटू डी आर कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू डी आर। देयरफॉर डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, डीएम इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। सर डीएम की वैल्यू आ गई, ये डीएम की वैल्यू यहां पुट करूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर 0 से लेके तो कैपिटल आर, डीएम की वैल्यू क्या है ना, डेंसिटी इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी एलिमेंटल रिंग के लिए है ना, और टोटल डिस्क के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी की वैल्यू मैं टोटल डिस्क से भी निकाल सकता हूँ, पूरे डिस्क से। ठीक है, तो फॉर डिस्क है ना, फॉर डिस्क है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलूंगा मास अपॉन एरिया। अब पूरे डिस्क की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे डिस्क का मास कितना है, m, और एरिया क्या होगा, a। तो यहाँ पे मास m है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पूरे डिस्क की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे तो आपने स्मॉल आर लिया क्योंकि मैं एलिमेंटल रिंग की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, यहां से सर डेंसिटी की वैल्यू आ गई, ये देखो ये डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो ये डेंसिटी की वैल्यू कहां पुट करूंगा सर, यहां पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वल टू आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू कैपिटल आर, है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया सर, m, है ना, m पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अच्छा, डीएम की वैल्यू जब पुट किया था तो देखो इसके पास आर स्क्वेयर भी था, तो यहाँ पे आर स्क्वेयर भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो सर कांस्टेंट कौन होगा, है ना, कांस्टेंट वो होगा जिसमें स्मॉल आर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर ही इंटीग्रेट होगा, बाकी पूरी वैल्यू बाहर चली जाएगी। तो कौन कौन बाहर गया सर, चलो पाई पाई यहीं कैंसिल कर ले, पाई पाई यहीं कैंसिल कर लेते हैं। तो कौन कौन बाहर गया सर, ट्वाइस m अपॉन आर स्क्वायर कहां चले गया, बाहर। ठीक है, तो ट्वाइस m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, r इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या बचा सर, r क्यूब इंटू डी आर, ये बचा। ठीक है, ये लिमिट्स। अब चलो लिमिट ले लें, इंटीग्रेशन करके उसकी लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है सर, पावर 1 से बढ़ता है और वही पावर उसके नीचे आता है। ठीक है, लिमिट हमको पता है 0, यहाँ पे क्या है सर, कैपिटल आर। तो अपर लिमिट ही पुट करेंगे, नीचे लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस m अपॉन आर स्क्वायर इंटू, है ना, r टू द पावर 4 अपॉन r। ठीक है, तो 1 जा 2 जा, इसमें से 2 और इसमें से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कितने बचे इसके पास, 2। मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, किसके लिए, डिस्क के लिए। तो बहुत इजी था, है ना। हमको सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमने क्या किया सर, एक स्मॉल पार्टिकल ले लिया, उस स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, स्मॉल। अब मुझे उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरे बॉडी के लिए निकालना है, तो मैंने क्या किया, छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट किया। जब छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है। ठीक है, और डी आई की वैल्यू कितनी होगी, डीएम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से डीएम की वैल्यू निकाली, डीएम की वैल्यू ये बनी,
यहां से रो की वैल्यू निकाली डिस्क के लिए, ठीक है, तो रो की वैल्यू ये बनी, ठीक है, वैल्यू पुट करते गए, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए आ गया, अब ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के लिए निकालना है। तो अब इसके लिए तो आपके सिलेबस में डेरिवेशन दिया है, ठीक है, अब बाकी जो शेप है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तो वो मैं लिख देता हूं, ठीक है, जैसे डिस्क के निकाला हुआ है वैसे बाकी बॉडी के लिए भी निकाला हुआ है, पर वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो उसका डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, है ना। देखो यहां पे टेबल बना देता हूं, जनरली बोर्ड्स में हम लोग 5 बॉडी पढ़ते हैं, 5 शेप की बॉडी ना। यहां रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहला रॉड के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, रॉड के लिए, ठीक है, तो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, m l स्क्वायर बाय 12, ठीक है। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा सर, सपोज डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए तो हमने निकाला है, क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, सॉरी ml स्क्वायर बाय 12 ये वो, ठीक है, ये mr स्क्वायर बाय कितना आ गया 2। तीसरा रिंग के लिए क्या रहेगा, सिंपल सा mr स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ क्या है, हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या है सर, सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। सबसे पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ठीक है, डिस्क mr स्क्वायर बाय 2, रिंग mr स्क्वायर, है ना, उसके बाद हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप का अलग अलग है, एक्सिस का भी अलग अलग होगा, ठीक है। देखो जैसे अगर कोई स्केल है, ठीक है, तो स्केल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कम होगा, पर अगर मैं वही एक्सिस को एंड से पास करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब अगर एक्सिस यहां है तो देखो ये जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया, और अगर पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया मतलब आर की वैल्यू बढ़ गई, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आर, अगर आर बढ़ गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये ज्यादा स्पीड से घूमेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे जैसे पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो है ना, पार्टिकल दूर दूर जाना मतलब क्या, आर की वैल्यू बढ़ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्सिस बॉडी के सेंटर में जब होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जैसे जैसे बॉडी के सेंटर से दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा उसका, और एंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, तो ये 5 शेप का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है बॉडी की, है ना, मुझे अगर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालना है बॉडी की, बॉडी मतलब रिजिड बॉडी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सपोज ये बॉडी है, एक बॉडी, ये बॉडी इस एक्सिस से घूम रही है, अब मुझे इस बॉडी क्या निकालना है सर, काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास मैं क्या बोलूंगा सर, अब लिखना कैसे इसको, कंसीडर अ बॉडी, है ना, कंसीडर रिजिड बॉडी हैविंग मास m रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, पहला हो गया ये। उसके बाद लेट m1 m2 up to mn with the mass of each particle which is, ठीक है, placed at a distance of r1 r2 up to rn, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, उसका सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो सॉल्व करना शुरू करें। अब मुझे इस पूरे बॉडी का क्या निकालना है सर, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ ए बॉडी, या टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो क्या रहेगा सर, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का निकालूंगा,
है ना, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की निकाला, फिर क्या किया सर, काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल की निकाला। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी मैं सभी पार्टिकल की निकाल लूंगा, तो यहाँ डॉट 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 करके, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल की निकाल लिया। और सभी की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अरे अगर मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं और मुझे 100 बच्चे का मास निकालना है, तो मैं एक साथ वेटिंग मशीन में खड़ा करूंगा क्या उनको? नहीं, मैं क्या करूंगा, एक एक बच्चे का मास निकालूंगा। ठीक है, 100 बच्चे का मास आ गया, मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल मास ऑफ द स्टूडेंट। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पूरे बॉडी की निकालनी है, तो मुझे तो पता है इसमें n पार्टिकल्स है, तो मैं क्या करूंगा, n पार्टिकल्स की इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये आ गया। अब सर मुझे इंडिविजुअल तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल की निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, हाफ m1v1 स्क्वायर। देखो जब आप इस बॉडी को घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, विद स्पीड ओमेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा सर, सॉरी, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा O पॉइंट से। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसका भी क्या रहेगा सर, यही रहेगा। इसका भी क्या रहेगा सर, ये साइड रहेगा। सभी की देखो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है सर, अलग अलग है। ठीक है, मतलब सभी क्या है, परपेंडिकुलर टू रेडियस ही है, पर एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इस साइड गए, क्लॉकवाइज होता तो सर ये इस साइड आते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सर काइनेटिक एनर्जी का हमको बेसिक फॉर्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे पार्टिकल के लिए सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ m2v2 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही सर मुझे अगर n पार्टिकल का चाहिए, तो n पार्टिकल के क्या हो गया, हाफ mn vn स्क्वायर। पर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो वेलोसिटी के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, तो v1 इक्वल टू क्या रहता है, r इंटू ओमेगा, तो v1 के लिए r1 ओमेगा। अच्छा, ओमेगा तो सभी का कांस्टेंट रहेगा ना, एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में सभी का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम। अगर ऐसा घूम रहा है तो, है ना, ये पार्टिकल का डायरेक्शन भी ऊपर, ये पार्टिकल का डायरेक्शन भी ऊपर, ये पार्टिकल का डायरेक्शन भी ऊपर, डायरेक्शन भी सेम है, और स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अरे स्पीड तो लीनियर में भी कांस्टेंट है, पर लीनियर में डायरेक्शन क्या है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है। इसी की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर स्पीड अलग अलग है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है ना। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी क्या, नहीं, क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट और स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या ले लिया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे v2 इक्वल टू क्या हो गया, r2 ओमेगा, और ऐसे ही vn इक्वल टू क्या हो गया, rn ओमेगा। ठीक है, अब v1 v2 vn की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाफ m1, v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा। समझे या नहीं समझे, क्लियर है। अब v1 स्क्वायर है ना, तो क्या रहेगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हाफ m2, v2 की वैल्यू क्या है, r2 ओमेगा, पर इसका क्या है रहेगा सर, स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्या रहेगा सर, हाफ, है ना, mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये सभी की वैल्यू कहां पुट करेंगे सर, यहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश डैश डैश, है ना, प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इसमें सर कॉमन क्या आ गया, हाफ कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया सर, ओमेगा कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी m1 r1 स्क्वायर इसमें बचा, प्लस m2 r2 स्क्वायर यहां बचा, प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर यहां बचा है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा हुआ है सर, इसी को हम क्या ले सकते हैं, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, वेयर i इक्वल टू 1 अप टू n इनटू ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब यही क्या हुआ सर हमारे लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ, है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इजी है सर, और ये तो हमको पहले से ही पता था ना,
हमको आंसर का डेरिवेशन पहले से ही पता है, तो हमको निकालना वही है ना। जैसे लीनियर में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एंगुलर में हाफ एम को मास को रिप्लेस करेगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी को सर एंगुलर वेलोसिटी। तो आंसर तो यही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट निकालेंगे सर टॉर्क के लिए। किसके लिए निकालेंगे, टॉर्क के लिए। अब मुझे अगर टॉर्क के लिए निकालना है डेरिवेशन, तो टॉर्क इस बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये निकालना है ना। तो हमको सर फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बरा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, क्या है सर फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन रिप्लेस करेगा, आई है ना, सॉरी मास कौन रिप्लेस करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन को कौन रिप्लेस करेगा सर, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है कि ये आने वाला है आंसर, तो हम ला लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। अब ये बॉडी घूम रही है, अब इस बॉडी का क्या निकालना है सर, टॉर्क के डेरिवेशन। तो टॉर्क होता क्या है, सबसे पहले टॉर्क होता क्या है, ठीक है। तो टॉर्क मतलब होता है सर, टॉर्क मतलब होता है सर क्रॉस प्रोडक्ट किसका, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का, है ना। टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। क्लियर है, समझ में आया। अब मुझे सर टोटल टॉर्क निकालना है इस बॉडी का, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां देखो टोटल टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क ऑफ ए बॉडी। तो मैं क्या करूंगा सर, टॉर्क टोटल टॉर्क निकालना है, तो मैं टॉर्क निकालूंगा पहले पार्टिकल का, सेम वैसे ही करेंगे। टॉर्क निकालूंगा दूसरे पार्टिकल का, ऐसे ही एन पार्टिकल का टॉर्क निकाल लूंगा जितने पार्टिकल इसमें हैं, और सभी का टॉर्क ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टॉर्क ऑफ बॉडी। समझे या नहीं समझे, अरे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा। तो पहला टॉर्क सर पहले पार्टिकल का टॉर्क, दूसरे पार्टिकल का टॉर्क, ऐसे ही है ना, एन पार्टिकल का टॉर्क, सबका हमने टॉर्क क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। पर क्या हमारे पास सभी का टॉर्क है, तो नहीं है। तो अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे ईच पार्टिकल का। चलो निकालते हैं टॉर्क। देखो अब पहले पार्टिकल का टॉर्क निकालूंगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ। पहले पार्टिकल के लिए है तो 1 दूसरे पार्टिकल क्या रहेगा, R2 F2। थ्योरी तो इसकी बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया थ्योरी कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही सर एन पार्टिकल क्या रहेगा, Rn Fn। अब सर हमारे पास फोर्स है क्या, नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उससे पहले क्या निकालेंगे, फोर्स। देखो फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही एन वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसके लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू अल्फा, ये 1 और ये 1। पर अल्फा क्या रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। सभी बॉडी के लिए अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। A2 के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, R2 अल्फा। ऐसे ही AN के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, RN अल्फा, ठीक है। ये सभी A की वैल्यू यहां पुट कर दिया, है ना। तो M1 A1 की वैल्यू क्या आ गया, R1 अल्फा। M2 है ना, A2 की वैल्यू क्या आ गया, R2 अल्फा, ठीक है। MN AN की वैल्यू क्या आ गई, है ना, AN की वैल्यू आ गई RN अल्फा। अब सभी फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर दिया, है ना। देखो F1 की वैल्यू M1 R1 अल्फा, और उसमें R1 मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर आ जाएगा, R1 मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे M2 R2 स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे MN RN स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सभी टॉर्क आ गए हमारे पास। अब ये सभी टॉर्क को कहाँ पुट करेंगे सर, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। चलो टॉर्क को पुट कर देते हैं। इसके लिए क्या आ गया सर, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस, है ना, MN RN स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसमें अल्फा क्या हो गया, अल्फा आ गया कॉमन, तो क्या बचा, MN RN स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस, है ना, MN
आर एन स्क्वेयर, ठीक है। अब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ठीक है, इन सभी का समेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi ri स्क्वेयर, ठीक है, वेयर i इक्वल टू 1 अप टू n इनटू क्या हो गया अल्फा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी ये अल्फा, तो ये आ गया प्रूफ। और ये तो हमको पहले से पता था, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, ये आंसर हमको पहले से पता था ना, ठीक है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ सॉरी टॉर्क आ गया, टॉर्क के लिए डेरिवेशन हो गया, अब जो कि बहुत सिंपल है, जिसका आंसर हमको पहले से पता है। अरे जो हमको पहले से पता है कि ये आंसर आने वाला है तो वो तो हम लेके आएंगे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब सर टॉर्क हो गया है ना, अब किसके लिए करें डेरिवेशन, तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी को आप रोटेट कर रहे हो, है ना, किसी बॉडी को सर मैंने रोटेट कर दिया और उसमें एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ठीक है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या रहता है, स्टेटमेंट क्या रहेगा, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, है ना, देन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आया। अब इसी को प्रूफ अगर करना है तो, ठीक है, अब देखो प्रूफ करना है, अरे सिंपल सा है, देखो अगर मैंने किसी बॉडी को घुमा दिया, मैंने उसको एंगुलर मोमेंटम दिया, ठीक है, अब अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जो बॉडी पे लग रहा है वो 0 है, तो क्या होगा, तो घूमते रहेगा। क्लियर है या नहीं, ये तो आपने लीनियर में भी पढ़ा है ना सर, न्यूटन फर्स्ट लॉ याद है, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मूव हो रही है लीनियरली तो क्या होगा सर, मूव होगा, है ना। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, है ना। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज मूविंग लीनियरली देन इट विल बी, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक के बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपने मोमेंटम को, है ना, जिस तरीके से वो मूव हो रही है या जिस पोजीशन पे वो है, ड्यू टू इनर्शिया वो उसी तरीके से रहेगी। तो वैसे ही एंगुलर में भी होता है कि अगर मैंने किसी चीज को घुमा दिया तो ये जिंदगी भर घूमता रहेगा, कब, जब तक, ठीक है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। हाँ, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वो उसको रोक रहा है तो रुक जाएगा। क्लियर सर, कैसे, सर आप इसको घुमाओगे तो घूमता थोड़ी रहता है। अरे तो घूमता क्यों नहीं रहता, क्योंकि सर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एयर है, एयर भी फोर्स लगा रही है, अगर आप इसको फ्रिक्शन लेस सरफेस पे वैक्यूम में घुमाओ, ठीक है, तो वो घूमता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। समझ में आया, ठीक है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिव ऑन बॉडी अगर 0 है ना, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट, है ना। तो अब इसका सब प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा होता है करके। चलो प्रूफ करते हैं। तो यहां पे, है ना, टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, पोजीशन वेक्टर, है ना, एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट दोनों साइड से करते हैं, dl अपॉन dt, ये d अपॉन dt, ठीक है, इसको भी कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट दोनों साइड कर दिया, dl वेक्टर अपॉन dt। अब ये क्या हो गया, सब प्रोडक्ट रूल लग गया। मैथ्स में प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल मतलब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
ठीक है, आर वेक्टर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ही क्या होता है? फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या रहेगा? फोर्स प्लस, अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी, और डायरेक्शन वेलोसिटी की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये देखो डी आर अपॉन डी मतलब क्या है सर? ये डिस्टेंस हो गया ना, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो सर। डायरेक्शन है तो हम क्या बोलेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया सर? वेलोसिटी हो गया। तो इसका तो सर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और हमको ये पता है कि अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ क्या बचा? आर इंटू एफ, है ना। और आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ क्या रहेगा सर? टॉर्क, टी। तो यहाँ पे डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया सर? टॉर्क, ठीक है। अब यहां पे मुझे कंडीशन ये रखनी है, और देखता हूं आंसर ये आता है क्या, ठीक है। चलो रख के देखें। तो यहां पे इफ टॉर्क क्या रख दिया हमने? जीरो, तो फॉर्मूला क्या हो गया? डी एल, है ना। इफ टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला सर यहां पे जीरो रख दिया, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो क्या बचा? डीएल वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, है ना। अच्छा, किसकी डेरिवेटिव जीरो आती है ना। अगर एल की डेरिवेटिव जीरो है, मतलब एल क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है, देयरफॉर क्या बोलेंगे? एल वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। इसका मतलब सर ये लॉ प्रूफ हो गया कि अगर ये जीरो रहेगा तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट, किसी भी बॉडी के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपसे इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह है क्या? हाँ, अगर आप एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हो तो देखो यहाँ पे, अगर आपने एल को कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो आप सबसे पहले एल के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, उसका टॉर्क का निकाला है। अब बताओ एल का क्या होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या निकाला? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि लीनियर में क्या बना था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम को रिप्लेस किया आई ने, वी को रिप्लेस किया ओमेगा ने, तो क्या फॉर्मूला बन गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या बना? आई इंटू अल्फा। वही लीनियर में क्या बना था? एफ के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो लीनियर के लिए बना था, है ना, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, उसी को हमने एंगुलर में क्या बनाया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे फोर्स के लिए लीनियर में क्या बना था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क के लिए क्या बन गया सर? एम को रिप्लेस किया आई ने, और ए को रिप्लेस किया अल्फा ने, ठीक है। उसके बाद अब किसके लिए कर रहे हैं सर? एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो इसके लिए भी हमको पता है कि प्रूफ क्या आने वाला है ना। हमको सर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके लिए एम को कौन रिप्लेस करेगा सर? आई, और वेलोसिटी को सर कौन रिप्लेस करेगा? ओमेगा। ये फॉर्मूला हमको पता है। तो चलो इसके लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो इसके लिए प्रूफ करेंगे सर। ये प्रूफ आएगा क्या? तो फिर से सेम, है ना। कंसीडर अ रिजिड बॉडी हैविंग मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, which is passing through a point O perpendicular to the body. उसके बाद let m1 m2 up to mn be the mass of each particle which is placed at a distance of r1 r2, है ना, अप टू rn, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे, ये भी मेंशन कर देना आप। तो लिखना बहुत आसान है इसको सर। इस साइड सर वेलोसिटी है, मतलब इसी साइड क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। इसी साइड इसका भी क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। और इसी साइड इसका भी क्या होगा सर? लीनियर मोमेंटम। कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जिस साइड वेलोसिटी होगा उसी साइड क्या होगा? मोमेंटम होगा। अब मुझे तो सर एंगुलर के लिए चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी
ऑफ अ बॉडी, ठीक है, क्या रहेगा सर, एल इक्वल टू, फिर से क्या करेंगे सर, पहले बॉडी का मोमेंटम निकालेंगे, दूसरे बॉडी का निकालेंगे, ऐसी एन बॉडी का निकाल, सॉरी एन पार्टिकल का निकालेंगे। इस बॉडी में जितने पार्टिकल है सर, सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा सर, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है, सेम है सर, पहले पार्टिकल का मोमेंटम निकाला, दूसरे का निकाला, ऐसे कि क्या किया सर हमने, लास्ट वाले का निकाल दिया, ठीक है। पर क्या हमको इनका एंगुलर मोमेंटम पता है, तो नहीं पता। यहां देखो, अब पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, r1 p1, ये फॉर्मूला हमको पता है, दूसरे का सर r2 p2, ऐसे ही n का क्या रहेगा, rn pn, ठीक है। अब सर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो m1 v1, ठीक है, m2 v2, ऐसे लिए mn vn। अब किसके लिए चाहिए सर, वेलोसिटी के लिए, ठीक है, r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, rn ओमेगा, ओमेगा क्या रहेगा सर, सभी के लिए कांस्टेंट, सर v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू यहां पुट करो, है ना, m1 r1 ओमेगा, m2 r2 ओमेगा, ठीक है, और ये mn rn ओमेगा आ गया सर मोमेंटम के लिए, मोमेंटम की वैल्यू यहां पुट करो, देखो r मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वेयर, यहाँ पे m2 r2 स्क्वेयर, यहाँ पे mn rn स्क्वेयर ओमेगा, ये सभी वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m1 r1 स्क्वेयर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वेयर ओमेगा। अब इसमें से ओमेगा क्या आ गया, कांस्टेंट, ओमेगा क्या आ गया, कांस्टेंट, तो क्या बचा, m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस डॉट 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 अप टू mn rn स्क्वेयर, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन, है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, समेशन, ठीक है। और इसी का मतलब क्या होता है सर, समेशन ऑफ, है ना, एम आई आर आई स्क्वेयर वेयर आई इक्वल टू 1 अप टू n, है ना, इनटू ओमेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर एल का फॉर्मूला क्या आ गया, आई इंटू ओमेगा। तो ये आंसर तुमको पहले से ही पता था कि ये आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलो कर लेते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो, अगर आपको सेंटर से सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मैंने आपको 5 शेप के 5 फॉर्मूला लिख के दिए, लेकिन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से लिख के दिया, सेंटर से। अब मुझे सेंटर से नहीं निकालना है ना। एग्जाम्पल, यहां पे एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका सर मुझे सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। कहां से पता है सर, सेंटर से पता है, पर मुझे सेंटर से नहीं निकालना है, मुझे सर उसी के पैरेलल किसी एक्सिस से निकालना है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फॉर्मूला आएगा सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। किससे आएगा, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है। देखो यहां पे हम लोग फिर से क्या लेंगे सर, एक पॉइंट मास ले लेंगे डीएम, एक पॉइंट मास ले लिया, ठीक है, इसको सर ओ पॉइंट दे दिया, इसको सी पॉइंट दे दिया, ठीक है, इसको सर हमने डी पॉइंट दे दिया। चलो अब यहां से सर मुझे अगर सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सेंटर सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलूंगा सर आईसी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, है ना,
जो भी मास ले लिया और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या होगा सर, डीसी का स्क्वायर, बराबर है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आएगा सर, सी से। अच्छा, मुझे अगर ओ से चाहिए तो सेम फॉर्मूला, डीएम, है ना। अब डिस्टेंस क्या रहेगा सर, डिस्टेंस सर ओ पॉइंट से कितना रहेगा सर, मैं बोलूंगा डीओ स्क्वायर, डीओ का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ से आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, ये डिस्टेंस को दिखा देता हूं एच, टोटल मास कितना है एम, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। इसको सर यहां से परपेंडिकुलर निकाल दिया, इस पॉइंट को सर एन ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है सर, ये एच है, क्लियर। अब सर एक फॉर्मूला चाहिए मुझे पैरेलल एक्सिस के लिए, चलो फॉर्मूला निकालते हैं, है ना। तो यहां पे मेरे पास ये फॉर्मूला है, dm इक्वल टू dio स्क्वायर। अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dm, dio क्या हो गया सर, इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस हो गया, है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइड्स का स्क्वायर। तो dio स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, dio मतलब क्या लिख सकता हूं, dio मतलब क्या होगा सर, है ना, dio स्क्वायर मतलब क्या होगा, dio स्क्वायर मतलब होगा सर ओ एन स्क्वेयर प्लस, है ना, साइड्स का स्क्वायर होगा ना, तो ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वेयर। ये हो गया सर, देखो ये हाइपोटेनियस और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, डीएम, क्लियर है। अब ओ एन मतलब क्या होगा, ओसी प्लस सी एन, ओ एन मतलब क्या होगा, ओसी प्लस सी एन, उसका होल स्क्वायर, डी एन स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा सर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बाकी डी एन क्या है, एज इट इज डी एन स्क्वायर। आप क्या करो, है ना, अब मुझे ये पता है सर, यहां पे सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर मतलब क्या हो गया, डी सी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, इसको पहले लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया सर मेरे लिए, ये हो गया डी सी स्क्वायर, ये क्या हो गया डी सी स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या बचा, ओ सी स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस ओ सी सी एल, है ना। अब इंटीग्रेशन और डीएम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन डीएम किसके लिए आ गया सर, डी सी स्क्वायर के लिए आ गया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डीएम किसके लिए आ गया, ओसी स्क्वायर के लिए आ गया, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डीएम किसके लिए आ गया, ट्वाइस ओसी सी एन के लिए आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो सर जीरो हो जाएगा, है ना, ओसी और सी एन का जो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएम क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, दोनों सेम साइड पे है, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस इस साइड है उतना डिस्टेंस इस साइड है, ठीक है। तो हमने उसको क्या ले लिया सर, जीरो ले लिया, करना हमको यही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम इंटू डी सी स्क्वायर, इसके लिए क्या फॉर्मूला आ गया सर, तो इसको क्या पुट कर सकता हूं सर, इसको पुट कर सकता हूं आईसी प्लस, है ना, ओसी क्या है, ओसी, ओसी की वैल्यू क्या है एच, और ओसी का क्या है स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन अगर डीएम का करोगे तो छोटे से मास को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा सर, बड़ा मास आ जाएगा। तो इसके लिए सर फॉर्मूला आ गया आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, तो ये आ गया आपके लिए डेरिवेशन, किसके लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे हमने फॉर्मूला देख लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए क्या बना, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए स्टेटमेंट भी हम इससे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, है ना। पैरेलल एक्सिस में हम क्या देख रहे हैं सर, हम किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, है ना। कब, जब हमको सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा और इसका मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा,
तो हम सर किसी भी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया उसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ moment of inertia of a parallel axis passing through the center and the product of mass of the body and square of perpendicular distance, है ना। perpendicular distance कितना, perpendicular distance of two parallel axis, perpendicular distance of two parallel axis। तो इसका स्टेटमेंट भी इजी है ना। moment of inertia about any axis is equal to the sum of moment of inertia, है ना, of a axis passing through the center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axis। तो इसका स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी पैरेलल हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब क्या है, ये भी बहुत इजी है। इसको आईजेड ले लिया और इसको आई वाई ले लिया, इसको आई एक्स ले लिया। आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो, 3 एक्सिस है तो आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब क्या रहेगा, जो एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो क्या होगा, सम होगा दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो कि एक दूसरे को क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वैसे ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम ही क्या है सर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक एक्सिस ऐसा है सर, ठीक है, एक सर ऐसा है और एक ऐसा है, ये तीनों क्या है सर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, कौन से एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं सर, जो एक्सिस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, एंड विच इज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब क्या होगा, जो एक ही पॉइंट से पास होगा, है ना। ये तीनों क्या होंगे सर, एक ही पॉइंट से पास होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करना ये ज्यादा इजी है। अब इस केस में क्या करोगे आप, कोई भी एक स्मॉल इसका मास लोगे डीएम, इसका पूरा मास तो सर कैपिटल एम है ना, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है सर ये, ठीक है। और हमने एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास क्या है, कितना है, डीएम। इसका सर यहां से जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये सॉरी ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है। देखो ये भी वाई, अगर ये वाई है तो ये भी क्या रहेगा, वाई। तो इसको क्या नाम दे दिया, वाई दे दिया, ठीक है। समझ में आया, इसको वाई दे दिया। अच्छा इसके अलोंग जो परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको नाम क्या दे दिया सर, एक्स। और इस एक्सिस को जो परपेंडिकुलर है उसको नाम दे दिया सपोज आर, वो डिस्टेंस दे दिया हमने आर। क्लियर है, ठीक है। अगर ये एक्सिस है तो ये भी कितना होगा, एक्स, ये वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई। जो निकालते हैं अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, है ना। सपोज अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स से निकाल रहा हूँ, सॉरी जेड से निकाल रहा हूँ, तो जेड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास ले लो डीएम और उसका स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्क्वायर किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कहां से सर, जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस से सर इस डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मैं बोलूंगा आर है ना। अब अगर मैं ट्राइंगल देखूं, ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल देखूं, तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गया, इन दोनों के लिए हाइपोटेनियस। तो इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। मतलब आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डीएम और इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम नोटिस करें तो यहां पे आपने आई जेड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या निकाला सर, यहाँ पे मास ले लिया और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, अगर मैं आई एक्स के अलॉन्ग निकालू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालू तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और डी एम से सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या रहेगा सर वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर आई वाई के लिए निकालू तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू तो क्या होगा, सेम इंटीग्रेशन डी एम और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो यही वैल्यू तो यहां पे आ रही है ना, देखो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा सर यहाँ पे आई वाई, डी एम वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आई एक्स। ठीक है, तो हमारा प्रूफ आ गया, ये देखो प्रूफ है ना, दैट इज क्या लिख सकता हूं उसको, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हो गया सर प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारा रोलिंग मोशन। अब देखो ये सब हमने सर पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों निकाले, ताकि आप किसी भी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ऐसा नहीं कि सर हमको सिर्फ सेंटर से फॉर्मूला पता है, अब हमको पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस पता हो गया तो हम किसी भी एक्सिस से क्या ना वो पाथ शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया रॉड के लिए, किसके लिए लिया, रॉड के लिए। ठीक है, रॉड के लिए सर सेंटर से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पर क्या मुझे एक एंड से पता है, तो नहीं पता। तो क्या मैं उसका फॉर्मूला निकाल सकता हूं, तो हाँ निकाल सकता हूं। कैसे, देखो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर सेंटर से मुझे पता है कितना है ml स्क्वायर बाय 12, जितना इसका मास होगा, डिस्टेंस है ना, इसका लेंथ l। लेकिन अगर मैं इसको यहां से घुमा रहा हूं मतलब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां चाहिए सर, इस O पॉइंट से, तो कैसे आएगा, तो सर एक्सिस कैसे दिख रही है सर आपको पैरेलल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम यहां से भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा सर, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। आई सी की वैल्यू क्या है एम एल स्क्वेयर बाय 12 प्लस एम एच मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, कितना रहेगा सर, ये टोटल एल है तो ये कितना हो गया एल बाय 2, तो यहाँ बाय एल बाय 2 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी हो गई एल बाय 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्या किया सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या हो गया सर ये 12 हो गया और ये 12 आ गया, ऊपर क्या हो गया 4 एम एल स्क्वायर प्लस 1 एम सॉरी 3 एम एल स्क्वायर प्लस 1 एम एल स्क्वायर मतलब 4 एम एल स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया सर 1 जा 3 जा, मतलब एम एल स्क्वायर बाय 3 आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सर कहां से, तो एंड से। समझे या नहीं समझे, क्लियर है, तो ये इजी है ना, एम एल स्क्वायर बाय 3। ऐसे ही ठीक है 4 1 जा 4 3 जा 2 एम एल स्क्वायर बाय 3। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी शेप में आप किसी भी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। समझ में आया, डिस्क के लिए निकालना तो डिस्क के लिए निकाल सकते हो, हॉलो स्फीयर के लिए निकालना हॉलो स्फीयर के लिए निकाल सकते हो, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं रोलिंग मोशन। चलो रोलिंग मोशन पे जाते हैं। तो रोलिंग मोशन में अब रोलिंग मोशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज एक सॉलिड स्फीयर को मैंने यहां रख दिया,
ठीक है, उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये रोल होते हुए नीचे आएगा। रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब कौन कौन से मोशन कर रहा है, ठीक है, रोलिंग मोशन कर रहा है इसका मतलब, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशनल भी। जैसे एक मोशन लीनियर है, ठीक है, ट्रांसलेशनल है, सीधा चलना, ठीक है, और एक मोशन कैसा है सर, रोटेशनल, मतलब एक ही जगह पे घूमना। लेकिन जब ये दोनों साथ में होंगे मतलब क्या, ठीक है, कि सर मैं घूम भी रहा हूं और मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, मैं घूम भी रहा हूं और मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये जो रोलिंग मोशन है, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का सम है। क्लियर है, रोलिंग मोशन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो अब मुझे अगर इस रोलिंग मोशन जो बॉडी कर रही है उसका मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, किसके लिए सर, रोलिंग के लिए। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है सर रोलिंग मोशन के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले ट्रांसलेशनल के लिए निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकालेंगे सर, रोटेशनल के लिए, क्योंकि ये घूमते हुए वापस आएगा ना नीचे, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल के काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैं बोलूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल क्या हुआ, हाफ एम को कौन रिप्लेस करेगा, एम को रिप्लेस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी को कौन रिप्लेस करेगा सर, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एम के स्क्वायर, है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो हमने पढ़ा हुआ है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंस आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, और हमने पढ़ा है सर v के लिए फॉर्मूला v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया, v अपॉन आर। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें बचा क्या 1। अब इसमें हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया सर किसके लिए, रोलिंग मोशन के लिए। तो रोलिंग मोशन का सर टोटल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आ गया। अब वो बॉडी अगर हमको पता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग बॉडी का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो कि बहुत आसान है ना। जैसे अगर मुझे सॉलिड स्फीयर के लिए लिखना है कि सर सॉलिड स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में क्या होगी, तो फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, मैं ये बोलूंगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और एक कॉमन फॉर्मूला तो है हमारे पास क्या, एम के स्क्वायर। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम। सिंपल सा क्या हो जाएगा सर, एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, एम क्या हो गया, कैंसिल, ये देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2/5, है ना। तो अगर ये जो बॉडी है ये सॉलिड स्फीयर हुई तो मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखूंगा, 2/5 रखो यहां पे। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके लिए सर, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या है 2/5, क्या है 2/5, मल्टीप्लाई करो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ये 7/5, ये मल्टीप्लाई करो तो 7/10 एम वी स्क्वायर। ऐसे आप सभी शेप के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको अलग से कुछ नहीं निकालना है, सिंपल सा
जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना, जैसे रिंग के लिए, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया। डिस्क के लिए क्या हो गया, डिस्क के लिए क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए क्या हुआ, है ना, हॉलो स्फीयर के लिए हुआ 2/3 एम आर स्क्वेयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हुआ 2/5 एम आर स्क्वेयर, ठीक है। तो जब भी आपको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, जैसे सॉलिड स्फीयर में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है 2/5, ये 2/5, इसका मतलब सर इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5, इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3, इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2, और इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। अब जैसे मैंने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला, यहां पे क्या पुट कर दिया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और निकाल दिया टोटल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर के लिए। वैसे आप क्या करो, हॉलो के लिए निकालो, यहाँ 2/3 पुट करो, हॉलो के लिए आएगा। डिस्क के लिए सर 1/2 पुट करो, डिस्क के लिए आएगा। रिंग के लिए सर क्या पुट कर दो 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, ये तो सीधा सीधा कितना आ गया mv² आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन के लिए अलग अलग बॉडी के लिए निकाल लिया, है ना। तो एक शेप के लिए मैंने कर दिया, बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ना। देखो यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा, जो एम आर स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है सर 1, यहां पे सर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मैं क्या बोलूंगा 1/2, जो इसके मल्टीप्लिकेशन 1/2, इसमें क्या रहेगा सर 2/3, इसमें क्या रहेगा सर 2/5, पुट करते जाओ, इसमें आंसर आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट डेरिवेशन बचा है, उसको कर लेते हैं। अब सर रोलिंग मोशन में हमको लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के डेरिवेशन चाहिए, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में हम लीनियर और एंगुलर स्पीड के लिए, सॉरी लीनियर स्पीड और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, चलो देखो यहां पे ये एक बॉडी के नीचे आ रहा है ना। हमको डेरिवेशन किसके लिए करना है, लीनियर स्पीड के लिए और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए करना है, और सिंपल है, ठीक है। कि लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, है ना, किसका सर रोलिंग मोशन में किसी भी बॉडी का, ठीक है। चलो निकाल लें। अब यहां पे देखो हमको ये पता है अगर ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है रोल होते हुए, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट, जब ये किसी हाइट पे रहेगी, ये हाइट पे है, ठीक है, थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है सर, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सर s, ठीक है। अब इसके पास सर हाइट पे क्या होगी सर पोटेंशियल एनर्जी, किस में कन्वर्ट होगी सर काइनेटिक में। तो सर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है सर काइनेटिक में, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा mgh, काइनेटिक का क्या रहेगा सर रोलिंग मोशन के लिए, रोलिंग मोशन के लिए मैं बोलूंगा हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k² अपॉन r स्क्वायर, बहुत इजी है। हाफ mv² तो आपको याद ही होता है, क्या ऐड करना है 1 + k² अपॉन r स्क्वायर। mm क्या हो गया कैंसिल, मुझे किसके लिए फॉर्मूला चाहिए v के लिए, तो ये 2 इस साइड गया तो क्या हो गया ट्वाइस gh, ठीक है। 1 + k² अपॉन r स्क्वायर भी इस साइड चले गया तो 1 + k² अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे v²। तो मुझे सर v के लिए फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो गया √ऑफ ट्वाइस gh अपॉन 1 + k² अपॉन r स्क्वायर। इजी डेरिवेशन, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बहुत सिंपल है।
अब सर अलग अलग बॉडी के लिए निकालना है तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाओ। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा 2/5, 2/5 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये तो आपके लिए है ना, ये तो आपको करना चाहिए। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH अपॉन 1 प्लस क्या हो गया 2/5। ये 5 यहां मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया 7/5, 5 कहां गया ऊपर, है ना, तो कितना हो गया 5 कहां गया ऊपर, तो कितना होगा 10, है ना, GH अपॉन 7। किसके लिए आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉरी 7, यस 7, है ना। तो ये आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए। अब ऐसे ही किसके लिए कर सकते हो आप, हॉलो के लिए, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, अब वो आप कर लेंगे। समझ में आया। अब मैं एक्सेलरेशन के लिए करता हूं। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस s, है ना। अब हमको तो पता है इनिशियल स्पीड क्या है, यहां पे स्पीड क्या होगी 0, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस s, ठीक है। s की वैल्यू आपको निकालना है, तो s की वैल्यू कैसे आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा इस ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर s का फॉर्मूला क्या आ गया, मैं बोलूंगा s यहां जाएगा, साइन थीटा यहां, h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, v स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, कितना आ गया सर v स्क्वायर ट्वाइस GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 into, है ना। s कितना है, s की वैल्यू है h अपॉन साइन थीटा, तो ट्वाइस h क्या हो गया कैंसल, साइन थीटा कहां गया ऊपर, तो क्या आ गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया सर लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, किसके लिए आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। अब ये अगर आपको सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है ना, तो फिर से क्या पुट करोगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे 2/5, है ना। तो एक्सेलरेशन की आ जाएगा किसके लिए सर, ये आ जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, कितना आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या आ गया 2/5, ये हो गया सर 7/5, 5 कहां गया ऊपर, तो 5g साइन थीटा अपॉन 7 आ गया सर सॉलिड स्फीयर का। ऐसे ही आप हॉलो के लिए निकाल सकते हो, ऐसे ही आप डिस्क के लिए निकाल सकते हो, है ना, और ऐसे ही आप रिंग के लिए निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी सभी शेप के लिए आप कर लेंगे, मैंने सॉलिड स्फीयर के लिए आपको करके दिखाया। तो यहाँ पे दोनों डेरिवेशन खत्म हो गए, ठीक है। हमने लीनियर स्पीड के लिए निकाला, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए निकाला, और कुछ नया फॉर्मूला नहीं है इसमें सर, है ना। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, रोलिंग है ना, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमको सभी शेप के लिए पता है, जो भी एम आर स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, है ना, पांचों शेप में, चारों शेप में, ठीक है, रॉड को छोड़ के, ठीक है, चारों शेप की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंट्रेंस में क्या है आपको और शेप आएंगे, है ना, कोनिकल आ जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे शेप, सिलेंडर आ जाएगा, और बहुत सारे शेप आ जाएंगे, ठीक है। पर हम ये बोर्ड्स के लिए वन शॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रोटेशनल डायनामिक्स पूरा खत्म हो गया, हमने रोटेशनल मोशन के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो फिर, है ना। तो ऐसे ही वीडियो, है ना, देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू।